हेलो वेलकम। देखो यार, जब आपने चैप्टर पहली बार पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आया होगा। वो डाउट ये होता है कि भाई चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन इसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन वर्ड यूज हो रहा है ना। तो प्रोग्रेशन इनसे अलग कैसे? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बोलते हैं, ना कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम, ना कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको पहले समझना है सीक्वेंस क्या होता है, फिर समझना है सीरीज क्या होती है, तब आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कोई सा भी सीक्वेंस हो, ठीक है ना, सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं। चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लो, एचपी की बात कर लो, सबके लिए सेम रहता है। वो क्या कि अगर आपको एंड से कोई टर्म निकालना है ना, जैसे अगर मान लो आपको एक एपी में 180 टर्म दे दी और पूछा एंड से 15th टर्म कौन सा होगा, है ना, तो एंड से टर्म निकालने का तरीका जो शुरू से क्या होगा वो सेम रहता है। ठीक है, एस एन और ए एन के बीच में जो रिलेशन होता है वो चाहे कोई सा भी सीक्वेंस हो, एपी हो, जीपी हो, कुछ भी हो, सेम रहता है। मिडिल टर्म निकालने का तरीका सेम रहता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे डिटेल में जीपी के बारे में, ठीक है, जीपी के सम के बारे में, ठीक है, और ये फॉर्मूला सम वाला कैसे आता है इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर आपको एक जीपी दी गई है, आप हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो जीपी रहती है या फिर कुछ चेंज हो जाता है, या फिर हर टर्म की रेज टू दी पावर कुछ कर देते हो तब क्या वो जीपी फिर से बची रहती है या कुछ और हो जाता है। ए बी सी अगर जीपी में है तो उनके टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको समझाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी मज़ा आएगा। साथ ही साथ अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी गई हैं किसी जीपी की, तो आपको उनको किस तरह से एज्यूम करना है ताकि क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसी तरह से 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी गई हैं तो आपको किस तरह से अरेंज करना है, मतलब एज्यूम करना है उनको, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन रेशो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो सब हम करेंगे ही करेंगे। मतलब आपका ये जो लेक्चर है ना, एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर भी आप कह सकते हो या फिर आप इसे वन शॉट लेक्चर भी कह सकते हो। सब कुछ आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी लेवल पे जो भी है, स्कूल लेवल पे जो भी आपको पढ़ना है, इवन कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा होगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सीरीज क्या होती है, उसके बाद समझेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कुछ डेटा दिया गया, कुछ आइटम्स दिए गए, कुछ नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करोगे, है ना, तो जो आपने अरेंज किया उनको किसी स्पेसिफिक पैटर्न में, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से मैंने इनको अरेंज किया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे खास पैटर्न मिल रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न जरूर नजर आना चाहिए, है ना। क्या ये है यहाँ पे पैटर्न, ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। यहाँ पे रुक गए हम। रुक गए मतलब कि हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक, अगर आप नीचे देखोगे 4, 8, 16, 32, तो यहाँ पर भी आप देखो कुछ पैटर्न मिल रहा है। ये 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16, 16 का डबल हो गया 32, है ना। मतलब अगला टर्म पिछले टर्म का 2 टाइम होता जा रहा है। और ये डैश 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 लगा है, मतलब कहीं खत्म नहीं हो रहा। पहली बात तो ये इनफाइनाइट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर भी एक खास पैटर्न था, मतलब ये भी एक सीक्वेंस है ना। ऊपर वाला आपने देखा होगा गैप बराबर बराबर है, तो इसको हम एपी बोल सकते हैं, नीचे वाले को हम जीपी बोल सकते हैं। ये वाला तो ना एपी है ना जीपी है, लेकिन तब भी यहाँ पे एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अगला आप बता सकते हो क्या आएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये प्राइम नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 11 आया तो अगला 13 आएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे पैटर्न मिल रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये सीक्वेंस है। क्या हर एक सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन बन पाएगा? नहीं। प्रोग्रेशन क्या होता है अभी मैं आऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ थोड़ा, पहले सीरीज समझ लो। सीरीज क्या होती है? सीरीज समझना आसान है अगर आपको सीक्वेंस समझ में आया है। तो अगर मान लो आपके पास A1, A2, A3 से AN तक कोई सीक्वेंस दे दिया, आप इन्हीं को सम के रूप में लिख दो, यानी कि A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3 से अप टू AN, इनको सम के रूप में लिखना है, सम निकालना नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने कहा सम के रूप में लिखना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है, सम मत निकालने लग जाना। सम निकाल दोगे तो एक अलग चीज़ है। सम के रूप में लिखने को हम, यानी कि एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सीरीज। जैसे यहाँ पर था 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है, इसी को मैंने सम के रूप में लिख दिया, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18। ये क्या बन गया? ये सीरीज बन गया। हाँ, जब आप इनको जोड़ोगे तो एक नंबर भी तो आएगा जोड़ के,
वो नंबर जो जोड़ के आएगा वो सीरीज नहीं है, वो है सम ऑफ सीरीज। मेरे कहने का मतलब छोटे से समझाता हूँ। जैसे मान लो 3, 6, 9, यही 3 नंबर का आपको एक सीक्वेंस दिया, तो ये क्या बना, ये बन गया सीक्वेंस। ध्यान समझना, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। आपने इसी को सम के रूप में लिख दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया सीरीज। ये क्या बन गया, सीरीज, जिसमें 3 टर्म्स हैं। लेकिन अगर गलती से आपने इसको जोड़ दिया, आपने कहा यार ये 9 और 6 15 हो गया, 15 3 18, जोड़ के तो 18 आ रहा है, तो भैया जब आप 18 लिखोगे ना तो ये सीरीज नहीं है, मतलब ये वाली सीरीज तो नहीं है, ये वाली सीरीज नहीं है। क्यों, ये हो जाएगा इस सीरीज का सम, यानी इसको हम बोलेंगे सम ऑफ अबव सीरीज जो भी है ना। अगर अलग से आप इसको एक सीरीज मानना चाहो तो कह सकते हो इसमें एक ही टर्म हो, बट असलियत में है ना एक टर्म से ऐसा कुछ। हम जो मेरा बताने का मतलब था वो ये था कि अगर आप इनके सम को ये बोल रहे हो कि जो जोड़ के आएगा वो और ये सेम चीज़ है, तो नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको देखो, ये भी 18 लिखा हुआ है, जोड़े तो 18 ही आएगा, है ना। 9 6 15 3 18, और ये भी 18 लिखा है, तो ये दोनों सेम सीरीज नहीं है सर। सीरीज का मतलब है लिखने का तरीका, जो ये सम के रूप में लिखने का तरीका, इस एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोल रहे हैं, ना कि जो इसका आंसर आ रहा है जोड़ के वो नहीं। वो क्या होगा, वो इस सीरीज का सम होगा। क्लियर होगी बात। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में क्या डाउट रहता है कि यार फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, वहां पे एक अलग से वर्ड यूज किया उन्होंने, प्रोग्रेशन, ऐसा क्यों है। तो देखो, जो सीक्वेंस होता है ना, ठीक है, यही चीज प्रोग्रेशन बन सकती है, बस एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर जो सीक्वेंस की टर्म्स थी, है ना, जो सीक्वेंस की टर्म है उसको निकालने के लिए अपने पास कोई जर्नल फॉर्मूला हो, यानी कि मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए। समझ में आया। जैसे जो इसकी nth टर्म है ना, nth टर्म जो भी है उसको निकालने के लिए अगर आपके पास कोई जर्नल फॉर्मूला है या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो उस सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर जो है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसका nth टर्म क्या होगा, 3 × n, पहले वाले का। देखो जरा, n जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे 3 बन जाए 3, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 रखोगे तीसरा टर्म मिल जाएगा, 4 रखोगे चौथा टर्म मिल जाएगा। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस था, इसके nth टर्म को निकालने का जर्नल फॉर्मूला अपने पास बन सकता है nth टर्म के लिए। तो यानी कि ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें गैप बराबर बराबर हो, डिफरेंस बराबर हो, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, तो गैप बराबर बराबर है, तो उसको अर्थमेटिक वाला प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया प्रोग्रेशन वर्ड कहाँ से आ रहा है, मतलब एक तरह से सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस प्रोग्रेशन बनता है। अगर सीक्वेंस जो भी है उसके nth टर्म को निकालने के लिए आपके पास कोई जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाता है, तो बोलोगे वो प्रोग्रेशन है। ऐसी क्या ये प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक लॉजिक मिल रहा है फॉर्मूला कि भाई इसका डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, अगले वाला डबल हो जाएगा। तो इसको भी आप nth टर्म चाहो तो लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो ये प्रोग्रेशन नहीं है। देखो ये क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसमें डबल होता जाए, ट्रिपल होता जाए, ऐसा कुछ rth टाइम होता जाए, है ना। कॉमन रेशो बराबर है इसमें, है ना, इसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया, उसका भी डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन तब भी पैटर्न तो है ना। अगर पैटर्न है तो सीक्वेंस था। पैटर्न ये भैया कि हम जो लिख रहे हैं वो किस हिसाब से लिख रहे हैं, प्राइम नंबर होना चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, बना के देख लो चाहे, क्या प्राइम नंबर के लिए आप कोई फॉर्मूला मिल पा रहा है, बना ही नहीं सकते हो आप। कोई nth टर्म निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि इनके बीच में ऐसा नहीं है कि भैया ये इनके बीच का गैप बराबर होगा या फिर इतने टाइम्स होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये सिर्फ सीक्वेंस है। क्लियर होगी बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है ना। जो सीक्वेंसेस हम मेन पढ़ते हैं उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, वो सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन हो। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की बात कर लूँ मैं, ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की बात कर लूँ मैं, या फिर आगे जाके आप पढ़ोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी की बात कर लूँ मैं, या फिर आप आईआईटी की बात करोगे तो उसमें एचपी भी है ना। मेन से हटा दिया है, एडवांस के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो एपी, जीपी, एचपी, हालांकि आपको सिर्फ क्लास 11th की एनसीईआरटी लेवल पे ये पढ़ना है, जीपी, ठीक है। तो हम जीपी की बात करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं,
सीक्वेंस चाहे जो भी हो, चाहे HP हो, चाहे GP हो, चाहे AP हो या कोई और हो। अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही 3 होते हैं, नहीं भैया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं कि सीक्वेंस सिर्फ यही 3 टाइप के होते हैं, नहीं, बहुत होते हैं, बट अपने को उतना घुसना नहीं है अंदर, ठीक है। अभी आप समझो, अभी हम सिर्फ इतने पे ही रहेंगे, ठीक है, चाहे AP हो, चाहे GP हो, चाहे HP हो या कोई और भी हो। अगर आपको एंड से पूछ लिया भाई कि आखिरी से ये वाला टर्म निकाल दो, अभी इसको सही से याद रखना, क्वेश्चन में जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इसको याद रख लो अपने दिमाग में, समझ लो इसको कि अगर rth टर्म आपसे पूछ ले जाए फ्रॉम द एंड, तो उसको निकालने का तरीका ये होगा कि अगर टोटल टर्म्स वहां पे n है, टोटल टर्म्स कितनी है, n है, तो n में से r घटाओ 1 जोड़ दो, वो टर्म हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना आसान होता है। जैसे मान लो आपके पास 5 टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5, 5 में मैं बताता हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया सेकंड टर्म बता दो, ध्यान दो, मैं किसी ने पूछा सेकंड टर्म बता दो, लेकिन शुरुआत से नहीं, फ्रॉम एंड, तो यार यहाँ तो आप देख पा रहे होगे कि आपको एंड से गिनना है, एंड से पहला ये रहा, एंड से दूसरा ये रहा, तो आप क्या बोलोगे कि यार एंड से दूसरा टर्म जो होगा ना वो असलियत में शुरुआत से चौथा टर्म आता है, और शुरुआत से टर्म निकालने का फॉर्मूला अभी आपको मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ोगे, AP GP HP जो भी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें GP पढ़ना है, तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको सेकंड टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि यार सेकंड टर्म ऑफ एंड का मतलब हो जाएगा फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यही तो बोलोगे आप इसको, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल लो यार, है ना। एक तरीका ये है, पर यहाँ तो आप काउंट कर पा रहे हो यार, यहाँ पे आप काउंट कर पा रहे हो क्योंकि छोटी सी चीज़ है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 189 टर्म्स हैं और एंड से 16th टर्म बताओ, अब आप कंफ्यूज जाओगे, है ना। मैंने कहा भाई कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो शुरुआत से कौन सा टर्म होगा जो एंड से 15वां टर्म हो, टोटल टर्म 189 दे दिया आपको, अब आप कंफ्यूज जाओगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाऊं तो फोर्थ देखो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। एन का मतलब क्या है, टोटल टर्म्स जो है, जैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स 5 है तो एन की जगह 5 लिख दो, फिर माइनस में क्या है आर, आर का मतलब वो टर्म जो आखिरी से पूछी है, जैसे यहाँ पे आखिरी से एंड से दूसरी टर्म पूछी है तो आर की वैल्यू हो गई 2 और प्लस में 1 कर दो, है ना, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है n माइनस आर प्लस 1, है ना, n माइनस आर प्लस 1, तो 5 में 2 गया 3 और 1 4, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला चाहे आप किसी भी सीक्वेंस की बात कर लो हमेशा सेम रहता है कि जो an होता है वो Sn माइनस 1 आता है। समझ में आ गया, ऐसा क्यों आता है इसको भी आप समझ सकते हो चाहो तो, ठीक है, इसको भी आप चाहो तो मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। जैसे देखो मान लो Sn का मतलब क्या होता है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जैसे मान लो अगर 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, अगर हम 3 ही टर्म्स लेंगे तो यह 3 हो जाएगा, मतलब शुरुआत के 3 टर्म्स, और अगर n टर्म्स हैं तो डैश 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 अप टू कहाँ जाएगा, an माइनस 1 और लास्ट में क्या होगा, an होगा, यही होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, an होगा। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे Sn माइनस 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, है ना, A1 A2। अब ये मत कहना यार अभी कोई सा पढ़ाना तो आपने शुरू नहीं किया, GP के बारे में कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट ये बता रहे हो, क्योंकि हर जगह अप्लीकेबल है, फर्क नहीं पड़ता AP है GP HP है, तो ये चीज़ें जनरली पहले याद रखो। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस करोगे तो Sn माइनस 1 आएगा, माइनस करोगे तो उसका सबका निशान बदलना पड़ेगा, ये चीज़ कट जाएगी, ये चीज़ कट जाएगी, ये चीज़ कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा an। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि अगर आप an निकाल रहे हो तो Sn माइनस 1 आता है, an निकाल रहे हो तो ये आता है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि AP में थे, GP में थे, किस में थे, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गई बात, एक तो याद रखना। दूसरी बात हो गई, अब तीसरी बात करते हैं कि अगर आपको मिडिल टर्म पूछ ली जाए कि भैया इतनी टर्म्स हैं तो बताओ बीच में कौन सी टर्म आएगी, तो आपको याद रखना है कि देखो अभी तक हम इसको सिंपली कैसे करते थे, ऑड इवन के तरीके से करते थे कि n अगर ऑड है तो क्या होगा, है ना, अब तक आपने छोटी क्लासेस में कैसे किया होगा, ठीक है, कि n अगर इवन है तो क्या होगा, ऐसे करते थे। बट ऑड इवन के बिना भी आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये तरीका समझ लो। आपको करना क्या है, n/2 निकाला आपने, ठीक है, देखो इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, आपको याद करना आसान रहेगा। आपने n/2 निकाल लिया, ठीक है, 1 जोड़ दो तब डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 जोड़ दो तब डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ पे जो भी n दिया गया रख दो, है ना, इनमें से जो इंटीजर आता है कैलकुलेट करने के बाद जो इंटीग्रल वैल्यू आएंगी वही ले लो,
वही मिडिल टर्म होंगी। आपको सोचना ही नहीं है कि एन ऑड है या इवन है, ठीक है। नहीं तो अब तक हम कैसे करते थे, देखो पहले समझा दो फिर वहाँ जाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि टोटल टर्म्स मान लो दे दी आपको 10 और आपसे पूछा मिडिल टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे रखो 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है, तो मतलब 5 इंटीजर है क्या, हाँ तो इसको ले लेंगे, है ना। 10 और 1 11 बाई 2 इंटीजर नहीं होता, इसको छोड़ दो। 10 और 2 12 डिवाइड बाई 2 6 होता है, इसको छोड़ दो। यानी अगर आपके पास 10 टर्म्स होंगी तो बीच में 2 टर्म कंसीडर करोगे, 5वीं टर्म भी और 6ठी टर्म भी। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सोचो कि अगर आपको टोटल 11 टर्म्स ही दे दी, एन की वैल्यू दे दी 11, आपको देखना नहीं ऑड है कि इवन, यहाँ पे रखो 11 बाई 2 क्या इंटीजर मिलेगा, नहीं, पूरा नहीं कटेगा, तो भाई इसको तो कैंसिल कर दो। 11 में 1 जोड़ो, 12 डिवाइड बाई 2 6 मिल जाएगा, हाँ 6 इंटीजर होता है। 11 जो 13 डिवाइड बाई 2 इंटीजर नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे अगर 11 टर्म्स होंगी तो 6ठा टर्म बीच में आएगा, 5 इधर 5 उधर, बीच में 6ठा टर्म। समझ में आया। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो आपके हर जगह काम आएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको मिडिल टर्म निकालनी पड़ जाए कि भाई अगर मिडिल टर्म निकालनी है तो n बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। जो इंटीजर आता है कंसीडर ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, ये याद रखना। अच्छा, अगर हम इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले हम क्या करते थे, है ना, इससे पहले हम किस तरह से चीज़ों को देखते थे, देखो ज़रा समझो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पहले मिट गया है। ठीक है, इससे पहले हम इस तरह से देखते थे कि अगर एन ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और अगर n इवन था तो मिडिल टर्म क्या होती थी, अलग अलग याद रखते थे, तब भाई n बाई 2 हो जाएगी एंड n बाई 2 प्लस 1 हो जाएगी। यही चीज़ें लिखी हुई है यार, देखो n प्लस 1 बाई 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी जाहिर सी बात है ऑड वाले केस में लगेगा n बाई 2, और ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी ये वाला केस है। तो बस इसमें आपको ये देख लेना होता है ना यार, n की वैल्यू रखो जहाँ पे इंटीजर बन रहा है, वो पक्की बात है, वही वाला केस लेना है। n ऑड है इवन है कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में चेक कर लेना, ठीक है। इवन होगा तो 2 वैल्यूज मिलेंगी और ऑड होगा तो कोई एक मिडिल टर्म आएगी, ठीक है। तो अगर आपको इतना झंझट नहीं पड़ना, सिर्फ ये याद रखो। क्लियर हो गया। चलो अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। जाहिर सी बात है ये सीक्वेंसेस असलियत में प्रोग्रेशन होंगी, किसी टाइप का तो प्रोग्रेशन होंगी। क्यों, क्योंकि जब हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर पाएँ nth टर्म में किसी फॉर्मूले के साथ तो प्रोग्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले की बात हम करें तो इसमें क्या दिया गया है, an इज इक्वल टू 2n प्लस 5 है। तो क्या बोला गया भाई, इसके पहले 3 टर्म्स निकाल दो। a1 निकालने का मतलब n की जगह 1 रख दो, 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। a2 निकालना है मतलब n की जगह 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। a3 निकालना है मतलब n की जगह 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, है ना। ऐसे यार ये भी कर लेना आप, है ना। तो ये सब आसान है। अभी हम मेन चीज़ पे चलते हैं आगे। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है भाई, व्हाट इज द 20th टर्म, n की जगह 20 रख दो यार, है ना। n की जगह क्या रख दो, 20 रख दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1, 2 माइनस एन है यानी कि 2 माइनस एन की जगह 20, फिर 3 प्लस एन है यानी कि 3 प्लस 20, ठीक है। इसके बाद बस यार आपको कैलकुलेट ही तो करना है, तो ये भी आप कर लोगे। देखो यहाँ बचेगा 19, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 18, यहाँ कितना बचेगा 23, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है, -7866, ठीक है। तो ये तो आसान सी चीज़ है यार, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कर लोगे, ये भी आप कर लेना। इसमें क्या बोल रहा है, लेट दी सीक्वेंस an डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। इसको चलो मैं कर ही देता हूँ, फिर जीपी पे चलते हैं। इसके बाद हम जीपी को अच्छे समझेंगे, पहले इतना देख लो, ठीक है। a1 1 है, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और इसने बोला है जो an है ना वो कितने के बराबर है, an माइनस 1 प्लस 2। कब कब ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और हमसे बोला गया राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म। तो पहली टर्म तो बताइए, दूसरी टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे दूसरी टर्म क्या होगी, n की जगह 2 रख दो, n की जगह 2 रखोगे 2 माइनस 1 1 बचेगा, यानी कि a1 हो जाएगा प्लस में 2। अब a1 अपने को पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3, तो a2 मिल गया 3। इसी तरह से अगर मैं a3 निकालने जाऊँगा तो a3 क्या मिलेगा भाई, ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह 3 रख के देखो, है ना, इसमें n की जगह 3 रख के देखो, तो a3 बराबर 3 माइनस 1 2, यानी कि a2 प्लस में 2। तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है ना। a2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 प्लस 2 रख दोगे 5 आ जाएगा। इसी तरह से यार अगली 2 टर्म्स यानी कि a4 और a5 भी आप निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो ये आप खुद कर लेना। चलो मेन टॉपिक शुरू करते हैं अपना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब कि अगर आप दो लगातार टर्म्स लो, है ना, किसी भी सीक्वेंस का दो लगातार टर्म्स लो, उनका रेशो निकालो और रेशो हर जगह से बराबर मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 2, अब देखो 2 का 3 टाइम्स है 6, 2 का 3 टाइम्स 6 है, तो अगला टर्म भी इसका 3 टाइम्स ही होना चाहिए। फिर अगला टर्म देखो इसका 3 टाइम्स है, इस तरह से चलता जा रहा है, 3 गुना होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालूँ, जैसे A2/A1 है ना, मैं यहाँ पे रेशो किसका निकालूँ, A2/A1 का रेशो निकालूँ, तो कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। देखो आ गया। यही चीज़ आएगी बराबर अगर मैं A3/A2 निकालूँ। चलो A3 कितना है 18, A2 कितना है 6, तो फिर से 3 ही आएगा। देखो यही चीज़ बराबर आएगी अगर मैं A4/A3 निकालूँ। अब देखो यहाँ पे A4 कितना है 54, 54 और A3 कितना है 18, अगेन ये 3 आएगा। ठीक है, A4/A3 है। तो समझो ऐसे ही तो चलता जा रहा है यार ये। इसमें खास बात क्या है कि जो भी ऊपर होगा उससे एक नीचे वाला आप, ठीक है, कंसीडर करोगे। मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी तो यहाँ फोर्थ टर्म आएगी, वहाँ सिक्स टर्म होगी तो यहाँ फिफ्थ टर्म आएगी, तो वहाँ nth टर्म होगी तो n से एक कम वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम रेशो निकाल रहे हैं तो वो रेशो देखो आपको कॉमन मिल रहा है। कॉमन मतलब जो हर जगह एक जैसा हो। यहाँ पर भी आपको 3 मिला, रेशो यहाँ पर भी 3 मिला, रेशो यहाँ पर भी 3 मिला, तो मतलब ये जो रेशो है ये कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। तो यानी कि जो कॉमन रेशो होता है जिसको हम बोलेंगे R, वो असलियत में क्या होता है AN/AN-1, यानी जो टर्म आप ऊपर लिख रहे हो उससे एक कम वाली टर्म नीचे लिख दो। समझ में आ गया। और nth टर्म ऑफ GP क्या होगा, देखो nth टर्म ऑफ GP क्या होगा वो समझो। देखो अगर मैं इतना समझ गया कि यहाँ पे एक रेशो की बात हो रही है, तो सोचो अगर फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म A है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना ऊपर 3 3 3 से जो रेशो था उसी से तो मल्टीप्लाई करके अगली टर्म आ रही है, और अगली से पिछली टर्म पे आए तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करोगे अगली टर्म, फिर तीसरी टर्म कैसे आएगी AR² कर दो, यानी एक बार और R से गुणा कर दिया। फिर अगली टर्म निकालने के लिए एक बार और R से गुणा किया, R² में R गुणा करोगे R3 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप जनरलाइज कर पाओगे कि nth टर्म क्या होगी, है ना। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे ही करते करते कहीं ना कहीं तो nth टर्म भी आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ये फर्स्ट टर्म है तो r की पावर क्या है, उससे एक कम यानी 0 है। ठीक है, सेकंड टर्म में r की पावर क्या है 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, 3 से एक कम, 4 से एक कम 3 है, तो यानी a तो हर जगह ही है, यानी a तो यहाँ पर भी आएगा और r की पावर जो भी n है उससे एक कम आएगी, है ना। देखो a सबके पास है, फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, फोर्थ टर्म में भी, तो nth टर्म में भी a आएगा। r की बात करें तो यहाँ पे r की पावर 0 नज़र आ रहा होगा आपको, r की पावर 0, क्योंकि वहाँ पे 1 था, 2 से एक कम, 3 से एक कम, 4 से एक कम, n से एक कम, यानी कि nth टर्म ऑफ GP यानी कि जिसे हम an बोलेंगे वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशो की पावर n-1। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक, चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे चलते हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात करते हैं GP के लिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP। देखो पहली बात तो जब Sn लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ना कि कोई से भी n टर्म। जैसे अगर मैं S3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी के 3 टर्म्स को सम निकाल दो या बीच में से कोई 3 टर्म्स ली उनका सम निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये शुरुआत के 3 टर्म्स होते हैं, है, मतलब कि शुरुआत के 3 टर्म्स मतलब A1 A2 A3, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं Sn की बात कर रहा हूँ मतलब शुरुआत के n टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से nth टर्म। समझ में आ गया, इस तरह से nth टर्म्स। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखो, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि Sn का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू, ऐसे आपको सम कहाँ तक निकालना होता है nth टर्म। समझ में आ गई बात। अब देखो अगर आपके पास कोई GP है तो डिपेंड करता है कि उसका R किस कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से उसके सम के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। अगर R, अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले देखो, अगर R 1 के बराबर नहीं है, 1 के
बराबर नहीं है तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। बल्कि दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग फॉर्मूले भी नहीं है। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इसमें यहाँ पे r माइनस बुलवाने में ये हम तब लगाएं जब r ग्रेटर देन 1 हो, और इस वाले में जब r लेस देन 1 हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नीचे r-1 है, अगर r 1 से बड़ा है और यहाँ फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनेगा, तो सॉल्व करने में नेगेटिव का झंझट नहीं आएगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ऐसे अगर r छोटा है तो 1 में से घटा दो, ठीक है, तो फिर से नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि 1 से छोटे को 1 में से घटाओगे तो नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि भैया ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं। बस आप याद रखना कि r 1 के बराबर ना हो। अगर r 1 हो गया तो 1 - 1 0 बनेगा, 1 - 1 0 बनेगा, ठीक है। तो नीचे 0 बन गया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर r 1 के बराबर नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, मर्जी है, ठीक है। हाँ, अगर माइनस से बचना है कि नीचे माइनस क्रिएट ना हो तो इसका ध्यान रखना, बाकी इसका ध्यान नहीं भी रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अगर r की वैल्यू 1 होगी, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया बता रहा हूँ, ठीक है। अगर r की वैल्यू 1 होगी तो Sn क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अगर r की वैल्यू 1 रख दोगे, ठीक है, तो भैया सब जगह a + a ही दिखेगा। अभी समझाता हूँ इसको भी, ठीक है। और अगर r -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इस केस में है ना, इसी को हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोड r इज लेस देन 1। अगर आपने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ी हो तो ये जो चीज़ लिखी है ना, ये चीज़ सेम ही लिखी है, ठीक है। अगर आप मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, या फिर आप यूँ कह लो r -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है, तो अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, तो ये आता है a/1 - r। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब r यहाँ पे लाई करता हो। अच्छा आप समझो कि ये फॉर्मूला आए कैसे, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई Sn, ठीक है, जो अपने पास Sn है वो क्या होता है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहली टर्म्स तो a हो जाएगी, कॉमन रेशो मान लो r है तो सेकंड टर्म ar हो जाएगी, थर्ड टर्म ar² हो जाएगी, है ना, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो एंड में आपको क्या मिलेगा सर, प्लस प्लस करोगे तो एंड में आपको ar की पावर n-1 मिलेगी, nth टर्म, ठीक है। अब आप क्या करो, सबको r से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सबको r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा r × Sn, यहाँ पे हो जाएगा a × r, सबको r से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ar², यहाँ पे क्या हो जाएगा ar³। ऐसा करते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ar की पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा ar की पावर n, है ना। और इससे पहले आप चाहो तो दिखा सकते हो, इससे पहले वाली टर्म में क्या रहा होगा, इससे पहले टर्म में रहा होगा ar की पावर n-1, ठीक है। अब आप क्या करो, ठीक है ना, इसमें से ये वाला घटा दो या उसमें से ये वाला घटा दो, कोई सा भी एक कर दो, ठीक है, किसी एक में से घटा दो। मान लो मैं नीचे वाली को घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। ऊपर मैंने r से मल्टीप्लाई किया ना, इसको r से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तब नीचे वाली इक्वेशन आई है मेरे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखना जरा भाई, Sn कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 - r, और यहाँ पे घटाओगे ना तो ar से ar कट जाएगा, ar² से ar², इससे अगला वाला कट जाएगा, ऐसे करते करते ar(n-1) से ये कट जाएगा। बचेंगे क्या क्या, बचेंगे यहाँ पर ये माइनस ये, है ना, क्योंकि नीचे वाले को माइनस कर रहे हो तो नीचे वाले का निशान बदल जाएगा सर, नीचे वाले का निशान बदल दो, तो यहाँ पे बचेगा a, माइनस का बचेगा ar की पावर n। अब जरा यहाँ से a कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 - r की पावर n, और यहाँ से Sn की वैल्यू निकालो तो ये वाली चीज़ चली जाएगी डिवाइड में। तो देखो फॉर्मूला आ गया ना, a 1 - r की पावर n 1 - r, ठीक है, ये आ गया। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आता है, क्लियर होगी बात। ये देखो यहाँ पे Sn = Na कैसे बनेगा भाई, जो Sn था ना उसमें r की वैल्यू 1 रख के देखो, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी, हर जगह a नजर आएगा। a को a में 2 बार जोड़ोगे 2a बनेगा, 3 बार जोड़ोगे 3a बनेगा, n बार जोड़ोगे na बनेगा। ये आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कहीं और ड्राइव करके देखेंगे किसी और वीडियो में, काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं कि आपको ये ड्राइव करना हो,
बट इतना आपको पता होना चाहिए था। अगर आप चाहोगे कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से बता दूँगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो जीपी की, जिनसे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे सॉल्व करने। ठीक है, अब याद रखना कि अगर आपके पास कोई जीपी है A1 A2 A3 अप टू A1, ये कोई जीपी दी गई है, अगर आप इसके हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दो, k जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे A1 का k टाइम्स कर दिया, A2 का भी k टाइम्स कर दिया, A3 का भी k टाइम्स कर दिया। मान लो k की वैल्यू 5 है ना, तो इसको भी 5a लिख दिया, उसको 5a2 लिख दिया, 5a3। अभी भी जो ये ठीक है चीज़ है ये जीपी ही होगी, अभी भी ये चीज़ जीपी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप रेशो निकालोगे तो k से k कट जाएगा, k से कोई फर्क नहीं पड़ा, और रेशो ही तो बराबर होना चाहिए भाई। जब दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, जो रेशो आ रहा था अभी भी वही रहेगा, क्योंकि k से तो k कट जाएगा ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, हाँ k जीरो ना हो, याद रखना। अच्छा, ए जो जीपी है उसका कोई टर्म जीरो नहीं होता है ना। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना, ठीक है, जो हमने जीपी की डेफिनेशन पढ़ी ना अभी, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है। इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो नो टर्म, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता सर। समझ में आ गया? कोई भी टर्म इसका जीरो नहीं हो सकता, इतना याद रखना। क्लियर होगी बात? चलो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात है कि आप रेज टू द पावर कुछ भी कर दो सर, कुछ भी कर दो, है ना। जैसे कि मेरे पास मान लो यहाँ पे 2 है, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16। अब मैं रेज टू द पावर कुछ भी कर दूँ, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दूँ, तो वही 4 की पावर भी करना पड़ेगा, वही 8 की पावर भी करना पड़ेगा, वही 16 की पावर। अगर ये जीपी है सर 2 8 2 4 8 16, ठीक है, तो ये भी जीपी रहेगी, ये भी जीपी है। आप पावर कुछ भी कर दो सर, पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3, लेकिन फिर सबकी पावर 3 ही करना। इवन कोई फ्रैक्शनल पावर भी कर दो, सबका अंडर रूट ले लो, पावर 1/3 कर दो, कुछ भी करो, सबकी पावर लेकिन सेम रेज करनी है, तब भी वो जीपी रहती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि अगर A1 A2 A3 AN जीपी में थे तो A1 की पावर m, A2 की पावर m, सबकी पावर mm कर दोगे तब भी वो जीपी में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अगली बात, ABC अगर जीपी में है तो B² AC के बराबर होगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से ABC ये जीपी में है, तो मतलब रेशो बराबर रहना चाहिए। B डिवाइड बाई A करो, जो रेशो आएगा वही C डिवाइड बाई B करने पे आना चाहिए, है ना। तो की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, B² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AC, है ना। इस केस में B क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC, और इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये जो B है, अगर 3 नंबर किसमें हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो बीच वाला जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो कि बराबर आता है अंडर रूट ऑफ AC के। ठीक है, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इतनी बात लेकिन याद रखना अच्छे से कि B² AC के बराबर होता है अगर ABC जीपी में है तो। अब देखो एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक और प्रॉपर्टी देख लो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके काम आएगी कई जगह, डायरेक्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोच पाओगे। ठीक है, क्या है ये ध्यान से देखना। मैंने कहा कि किसी जीपी में अगर हमें ऐसा नज़र आ जाए कि m+n जो आता है वही p+q आता है, यानी m को जोड़ के जो आया वही p और q को जोड़ के आ रहा है, ये कोई इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो a mth टर्म इंटू a nth टर्म इज इक्वल टू AP AQ के बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, वैसे तो इंटीजर की बात क्या करें, ये जो कोई नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर में, यानी कि यहाँ पर m की बात कर लो, n की बात कर लो, p की बात कर लो, q की बात कर लो, ये सभी क्या होने चाहिए, ये सभी असलियत में नेचुरल नंबर है। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि अगर मान लो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इनटू कर दिया मैंने फोर्थ टर्म के साथ, तो एक बार देखो इसको आप m समझो, इसको n समझो, तो 4 और 1 को जोड़ के देखना जरा, 1 और 4 को जोड़ के कितना आता है, 5। अब आप कोई भी इसी जीपी में से टर्म उठा लो जिनका जो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनका सम वही आ जाए जो 4 और 1 यानी 5 आता था। जैसे आप p की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ और q की वैल्यू 3 ले लूँ ना, तो यानी कि A2 इंटू A3, ठीक है, ये हमेशा बराबर आएंगे। बस कहानी में क्या है कि भाई ये वाली चीज़, ये वाली जो इनके लोअर सफिक्स हैं इनका सम बराबर होना चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट बराबर होगा टर्म्स का। अभी आपको समझ में तो है, समझो
2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 64 आ रहा है ना। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर से 16 4 जा 64 ही आएगा, यानी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है। इनमें खास बात क्या नजर आ रही होगी? 1 और 5 अगर 6 होता है तो 2 और 4 भी 6 हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि फिर तो यार ये A3 इंटू A3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 3 और 3 6 होता है, यानी A3 का स्क्वायर। बिल्कुल, चाहे करके देख लो। A3 8 है ना, तो 8 गुणा 8 करो, 64 है ना। तो देखो 2 इंटू 32 64, 4 इंटू में 16 64, इसका स्क्वायर भी 64। अब कुछ और पैटर्न देख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने भी 6 का देखा, ठीक है, आपने अभी 6 का देखा ना, तो 1 और 5 6। आप कुछ और देखो, जैसे 4 की बात कर लेते हैं, है ना। तो A2 इंटू A2, 2 और 2 4 हुआ। अच्छा, क्या 3 और 1 भी 4 होता है? हाँ, तो A3 इंटू में A1, देखो 3 और 1 4 होता है, 2 और 2 4 होता है। अब जरा करके देखो, A2 कितना है सर? 4 है, तो 4 गुणा 4 कितना हुआ? 16 हुआ। ठीक है, A3 कितना है सर? A3 8 है। ठीक है, A1 कितना है? 2 है, तो अब भी कितना आ रहा है? 16, उधर भी 16। तो मेरे कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर M और N जोड़ के जो आता है वही P और Q जोड़ के आता है। जाहिर सी बात है, M और N मतलब कौन सा है? nth टर्म, यानी ये असलियत में N से ही आए। ठीक है, तो ये इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर ही होंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे कुछ होगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है। अब समझ में आ गया? अच्छा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, NCERT लेवल पे इनका काम बहुत कम पड़ता है, तो टेंशन मत लेना। हाँ, ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछली बार जो ये था, इसी को कभी कभी हम A3 का स्क्वायर भी लिख देते हैं, ऐसे भी आप समझ लेना। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट या NCERT थोड़ा आगे जाएंगे, तो इन सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, खास करके IIT मेंस वगैरह के लिए। हालांकि यहाँ पे बहुत डीप पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे लगा कि इतना तो बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया, है ना। NCERT लेवल के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज रखो, अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म एंड दीज टर्म इज गिवन, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट दिया है, जीपी का सवाल है, याद रखना, है ना, क्वेश्चन जीपी का चल रहा है, और क्वेश्चन में आपको कहीं नजर आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दे दिया, तो हाँ, आप ऐसे भी मान सकते हो कि भाई पहला टर्म A है, दूसरा टर्म AR है, तीसरा टर्म AR स्क्वायर है, बट वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ जाएगी आपको। कई बार तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे उस तरह से कर ही ना पाए, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में आप फर्स्ट टर्म, याद रहे, उस केस में आप फर्स्ट टर्म को A ना मान के A/R मानना, और जो A होता है ना उसको फर्स्ट टर्म नहीं बल्कि सेकंड टर्म मान लेना, और थर्ड टर्म को AR मानना। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो R से R कट जाएगा, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, A³ की वैल्यू A इंटू A जो भी प्रोडक्ट दिया गया उसके बराबर रखो और क्यूब रूट निकालो, A मिल जाएगा। ये फ़ायदा रहता है ना। लेकिन अगर मैं अलग अलग मानूंगा AR है ना, पहले टर्म को A मानूंगा, दूसरे को AR मानूंगा, तीसरे को AR स्क्वायर मानूंगा, तो मुझे नजर आएगा 2 वेरिएबल दिख रहे हैं एक इक्वेशन में, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा वो मल्टीप्लाई करके बराबर लिखूंगा, तो वहाँ पे यार दिक्कत हो जाती है, फिर मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी या कोई और तामझाम लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप ये करना, जब भी क्वेश्चन में याद रहे, जब भी, ठीक है, प्रोडक्ट गिवन हो, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन, एंड क्वेश्चन में बात करी हो प्रोडक्ट की, क्वेश्चन में किसकी बात करी गई हो? प्रोडक्ट की। ठीक है, और अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं तो फिर आपको पहला टर्म ये मानना है, ये फर्स्ट टर्म होगा A/R³। ऐसे में गलती क्या करते हैं बच्चे कि वो यहाँ तक कर लेते हैं, इसको मान भी सही लेते हैं, निकाल भी लेते हैं AR की वैल्यू, लेकिन फिर वो गलती करके आते हैं A को फर्स्ट टर्म लिख के और R को कॉमन रेशो लिख के आते हैं। नहीं सर, इस केस में तो फर्स्ट टर्म A/R होगा, कॉमन रेशो R होगा, लेकिन इस केस में तो फर्स्ट टर्म A/R³ है, लेकिन कॉमन रेशो भी R नहीं रह गया, R स्क्वायर है। देखो जरा, इस टर्म से इस टर्म पे जा रहे हो, R स्क्वायर का चेंज आ जा रहा है। तो याद रखना, जब आप ऐसा मानोगे, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए होंगे, तो फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन रेशो ये होगा, ना कि A और R। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A नहीं A/R होगा, कॉमन रेशो R चलेगा। यहाँ पे जब आओगे, अगर आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए गए तो आपको इस तरह से मानना है, पहला ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये, पांचवा टर्म ये, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा आपको A/R² होगा, ना कि A, कॉमन रेशो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मानना। चलिए अब बात कर लेते हैं,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, AM और GM के बीच में क्या रिलेशन होता है इसकी बात करते हैं। फिर क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो AM और GM देखो, अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक मीन की भाई, तो अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे दो नंबर आपके पास A और B, तो इनके बीच का मीन को हम A बोलते हैं अगर अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे आता है, A और B को जोड़ो, आधा कर दो, यानी कि A की वैल्यू जाएगी A + B / 2, क्योंकि ये तीनों फिर AP में होने चाहिए, है ना। AP के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अच्छा ये सारा गायब हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार आपको अर्थमेटिक मीन निकालना आता है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था कि भाई A, B और C अगर एक GP में है तो B होता था √AC, बट अभी हम C की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 ही नंबर दिए गए हों A और B, मान लो इनके बीच में कोई इनका ज्योमेट्रिक मीन होता हो, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन नहीं, तो ये क्या होता है, ये होता है √AB। क्यों होता है वो समझा चुका हूँ, क्योंकि भाई G/A करोगे और B/G करोगे, रेशो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से G² = AB, तो G की वैल्यू √AB आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपको इतना समझ में आता है कि भाई अर्थमेटिक मीन वो था और ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो अब आप क्या करो ना, अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन घटा के देखो क्या कुछ काम की चीज़ मिलती है क्या आपको। भाई अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, A + B / 2 ये रहा, ठीक है। माइनस करना है आपको ज्योमेट्रिक मीन, क्या है ज्योमेट्रिक मीन, √AB, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, A + B अपनी जगह रहेगा, ये -2AB हो जाएगा /2। तो यहाँ से अगर आप देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, A को, जो ये A है इसको मैं √A² लिख सकता हूँ, जो B है इसको √B² लिख सकता हूँ, तब भी वो B रहेगा, और इसको 2 √A √B, है ना। मतलब क्या, मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, √A² + √B² माइनस 2 √A √B, और नीचे वाला 2 अपनी जगह पे, ठीक है। तो क्या ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, √A - √B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, /2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि भाई ये A - G की जो वैल्यू आई वो ऊपर तो स्क्वायर बन गया। अब कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। नीचे तो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये पूरा जो कि डिफरेंस है ये 0 से बड़ा है। तो भाई A - G 0 से बड़ा या बराबर है, तो G को उधर शिफ्ट करो तो A > G मिल जाएगा। यानी कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, या किसी एक केस में, स्पेशल केस में बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा तो नहीं होगा। तो ये रिलेशन आता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में, इसको भी याद रखना, ये भी बड़े काम की चीज़ है। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका काम कहाँ आता है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है सबको देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें बोला गया फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ दिस GP, मतलब एक GP दी गई है आपको, ठीक है, एक GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान से देखना, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5, फिर क्या है 25, फिर क्या है 125, और इस तरह से चलता जाता है। हमसे पूछा भैया 10th टर्म निकालो, तो भाई कोई भी टर्म निकालनी है आपको, A तो पता होना चाहिए, A कितना है फर्स्ट टर्म यानी 5, R पता होना चाहिए, R भी कितना है देखो, सेकेंड टर्म / फर्स्ट टर्म कर दो, कितना मिल जाएगा 5, R भी 5 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो यार A10 क्या होगा, ये हो जाएगा AR की पावर 10 - 1 यानी 9, जो भी यहाँ पर लोअर सफिक्स है इससे एक कम यहाँ पे आता है R की पावर में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 5, R की पावर कितनी है 9, और R की वैल्यू भी कितनी है 5, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 10, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, 1 + 9 कितना हो गया 10 हो गया। ऐसे ही बोला गया था nth टर्म निकालो, पहले पार्ट में हमें 10th टर्म निकालना था, दूसरे पार्ट में हमें nth टर्म निकालना है। तो an फिर से क्या होगा, AR की पावर जो भी n है उससे एक कम, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, R की पावर कितनी है n - 1, R भी कितना है 5, तो फिर से यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा n - 1 + 1, ठीक है, n - 1 + 1, क्योंकि इनको और इसको जोड़ोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 की पावर n, ठीक है, क्लियर हो गया। आसान सी चीज़ है यार, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है, आगे देखते हैं,
ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी दिस अप टू एन टर्म्स इज दिस। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट nth टर्म यानी कि an जो है वो है इतना। ठीक है, जो भी नंबर दिया गया लिख दो। अब देखो यार, nth टर्म का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर n-1 बराबर है जो भी ये नंबर दिया गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। ठीक है, अलग से नोट कर लो चाहो तो। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। आर की वैल्यू कितनी है, देखो 8/2 कर दो 4, 8/2 कितना 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 4 की पावर n-1 बराबर 131072। अगले स्टेप में 2 को डिवाइड में ले जाओगे, यहाँ बचेगा 4 की पावर n-1। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप यहाँ से देखो ये 4 की पावर n-1 है और ये आप करके देख लेना, ये 4 की पावर 8 है। ठीक है ना, ये 4 की पावर 8 है, करना आता है ना सबको भाई। 6 5 5 3 6 है, इसको फैक्टराइज कर लेना 2 से, या फिर अंदाज़ा लग ही जाता है यार, ऐसे केस में ये 4 से भी हो ही जाएगा, तो सीधा सीधा 4 से ही कर लेना, है ना। 4 से 8 बार करोगे पूरा रिमाइंडर बना जाएगा। ठीक है, तो यानी 8 बार। ठीक है, ये कर लेना आप। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू, क्योंकि बेस सेम है ना, n-1 की वैल्यू अगर 8 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर हो गया, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5। अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि भाई कोई जीपी है, इसमें थर्ड टर्म 24 है। थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना है, 24 है। सिक्स टर्म 192 है, यानी A6 कितना है सर, 192 है। ठीक है, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लो लेट फर्स्ट टर्म of GP is equal to A and common ratio is equal to R। ठीक है, तो देखो यार, थर्ड टर्म अगर 24 है, थर्ड टर्म का मतलब AR²। ठीक है, या तो एक काम करो ना, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या, वो बाद में लिख लेंगे, हम क्या करते हैं पहले डिवाइड करते हैं A6। ठीक है, देखो A6 को डिवाइड कर दो A3 से, तो यार A6 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 192, और A3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 24। मैंने क्या किया, इसको पहली इक्वेशन मानी, इसको सेकंड इक्वेशन मानी, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया है। ठीक है, तो A6 को A3 से डिवाइड किया, A6 की वैल्यू ये रही, A3 की वैल्यू ये रही। अच्छा, A6 क्या होता है, AR की पावर 5, A3 क्या होता है, AR², और यहाँ डिवाइड करोगे 24, 8 जा 192 होता है, यानी 8/1। ठीक है ना, आप चाहे काट के देख लेना, इनको काटोगे तो 20 8 160 और 4 8 32, 160 और 32 192। ठीक है, तो यहाँ से A से A कट गया, यहाँ बच गया R की पावर 3 और यहाँ बच गया 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, R निकल गया 2। हमसे बोला क्या गया था, फाइंड 10th टर्म, यानी A10 निकालना है अपने को। ठीक है, हमने क्या निकालना है, A10। A10 क्या होगा, AR की पावर 9। A की वैल्यू कितनी है सर, नहीं पता, यानी कि A फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे अभी, है ना। A कैसे फाइंड आउट करोगे, रुको। ठीक है, पहले A फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, A कैसे फाइंड आउट करोगे सर, आपको पता है A3 क्या होता है, 24। इस क्वेश्चन में मतलब है 24। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा AR² 24, R की वैल्यू 2 रख दोगे तो यहाँ पे A इंटू में 2 का स्क्वायर 24। इसका मतलब क्या भाई, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई में जाएगा, यानी 24/4 6, तो A की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जैसे ही आपको A 6 पता लग गया, यहाँ पे रख दो यार, A की वैल्यू 6 रख दी हमने। R कितना था सर, R था यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9।
अब यार 2 की पावर 10 तक तो आप याद रखना, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, 2 की पावर 9 होता है, और 1024 2 की पावर 10 होता है। तो यहाँ 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 है, यानी कि 512 गुणा में कितना है 6, है ना, गुणा में कितना है 6 से गुणा कर लो यार, 500 को 6 से गुणा करोगे तो 3000 और 12 6 72, यानी 3072 हो जाएगा ये। 2 की पावर 10 तक याद करना बहुत कम आता है आपका, ठीक है, और 3 की पावर 5 तक कम से कम, ठीक है, और 4 की पावर 3 तक कम से कम, इतना तो याद रखना यार आप, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। यहाँ पे आपको, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही होगी एक, ठीक है। अब देखो सम के रूप में लिख रखा है, इसलिए इन्होंने सीक्वेंस नहीं बोला, क्या बोल दिया, सीरीज बोल दिया। तो हमें Sn निकालना है, कितना निकालना है, सॉरी S5 निकालना है, S5, ठीक है। और S देखो Sn क्या होता है अपने पास, पहले यहाँ पर देखो जो ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई, इसमें A क्या दिया गया, A दिया गया है 1, R देखो क्या दिया गया है, R के लिए A2/A1 करोगे, A2 2/3/1 तो 2/3 रहेगा, आप कहीं से भी करके देख लो, है ना। अगर आप इस टर्म में से ये डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, 4/9 डिवाइड बाई 2/3, चाहे आप करके देख लो, 4/9 डिवाइड बाई 2/3 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, उलट दो 3/2, तो 2 2 या 4, तब भी आ गया 2/3, तो यानी R तो 2/3 आ रहा है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला यहाँ पे होता है A, ठीक है ना, R की पावर 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R, चाहे आप ये वाला लगाओ या फिर R की पावर n-1 वाला लगाओ, एक ही बात रहती है, लेकिन हम बचना चाहते हैं माइनस से, क्योंकि नीचे माइनस ना क्रिएट हो, तो जब भी R लेस देन 1 हो तो माइनस से बच जाते हैं, जब ये 1 माइनस R वाला फॉर्म लगाते हैं, लगा कोई सा भी सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1 है सर, ठीक है, 1 माइनस R की वैल्यू क्या है 2/3, उसकी पावर है n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइड बाई 1 माइनस R यानी कि 2/3 है। तो यहाँ से देखो तो कितना आएगा, यहाँ से देखो अंदर दो, 1 माइनस 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 5 होता है 243, है ना, 3 3 होती हैं 27, 3 81, 3 कम 3 24, ठीक है 243, और नीचे क्या बच रहा है, 3 कम 3 में से 2 गया 1/3, ठीक है, ये ऊपर बच रहा है, ये नीचे बच रहा है। इसको सॉल्व करें तो 243 में से 32 घटा दो, जब यहाँ पर 1 होना तो सीधे सीधे यहीं से घटा ले करो, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि बनना तो 2 4 3 है, तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से यानी 211, 211 बटे में कितना बचेगा 243, और नीचे वाला 3/1 मल्टीप्लाई में ऊपर उलट के ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 211 बटे में 3 से काटोगे 81 आ जाएगा। मैंने काटा भी नहीं, क्यों, क्योंकि 3 की पावर कितनी थी, 3 की पावर 5 थी, तो एक बार 3 कम हो जाएगा, 3 की पावर 4 मुझे याद है वो 81 होता है, ठीक है। तो 211/81, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव दी सम दिस, ठीक है। तो देखो जीपी क्या दी गई है सर, पहले जीपी आपके पास है, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3/2, अगला टर्म क्या है 3 की स्क्वायर बटे में 4, ये शायद क्वेश्चन कट गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से कट गया है ना, तो एक बार रुको मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है, पावर वॉर नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाता क्वेश्चन, पावर नहीं है उतना ही है, ठीक है। तो ऐसे करके चल रहा है, हमसे बोला गया है कि भाई कितने टर्म्स का सम इतना हो जाएगा, तो पहले वो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं भाई इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म कितना है सर 3 है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, जीपी है बोला गया है, तो हमें चेक नहीं करना जीपी है कि नहीं, सीधा सीधा कॉमन रेशो निकाल दो। हाँ अगर जीपी नहीं बोला गया होता तो हम चेक करते जीपी है भी कि नहीं, बट इतना पक्का पता है कि इन्होंने बोला है जीपी है, तो बस ठीक है, A2/A1 कर दो। A2 कितना है 3/2 बाई A1 यानी कि 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना,
भाइयों ये चीज़ है 3/1, इसको उलट दो यार 1/3, कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा रेशो। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई यहाँ पे पूछा गया कितने टर्म्स का सम इतना होगा, तो हम बोलेंगे लेट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 3069 डिवाइड बाई 512। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? एस एन का फॉर्मूला होता है a, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर बराबर कितना जो भी है 3069 बटे में कितना है 512। वैल्यू रखना जरा, a की वैल्यू 3 रख दी मैंने, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2, इसकी पावर क्या रख दिया n डिवाइड बाई 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना है 3069 डिवाइड बाई 512। अब यहाँ पे आप चाहो तो काट सकते हो, ये 3 अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा, यहीं पे काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 1023। और देखो यहाँ पे इसके बाद है ना, इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 1 माइनस 1 की पावर n तो 1 होता है, 2 की पावर n n गया इज इक्वल टू कितना, देखो नीचे बच रहा है हाफ, 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2 बचता है, 1/2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 1/2 को उधर मल्टीप्लाई में, यानी उधर 1023 डिवाइड बाई 512 पहले से था और 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया। 1/2 को 2/1 मत कर देना उधर ले आते हुए, क्योंकि नीचे 1/2 बच रहा है सर, इसकी वैल्यू कितनी बच रही है 1/2 है ना, तो अगर इधर करोगे तो इधर 2 हो जाएगा ऊपर, यानी उधर अगेन वो नीचे ही जाएगा 2। इससे बढ़िया सीधा 1/2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, जैसे यहाँ 4 होता तो 4 को सीधा लाते हैं ना मल्टीप्लाई में, ऐसे ही 1/2 को सीधा लाओ। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 1024। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n इज इक्वल टू, ऊपर आया 1023, नीचे आ गया 1024। ठीक है, यहाँ से एक काम करो ना, इसको इधर ले आओ, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n, ये वाली चीज़ माइनस में ले आओ, 1 माइनस 1023 डिवाइड बाई 1024। अब देखो यहाँ पे 1 हो तो सीधा सीधा इसमें से वाला घटा दो, या फिर ऐसे भी देख लो 1024 से कम 1024 में से 1023 गया, 1 डिवाइड बाई 1024 बराबर 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है ना, मैंने कहा था 2 की पावर 10 तक याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। तो आपको पता है नीचे क्या है, नीचे 1024 का मतलब है 2 की पावर 10, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर n। इसका मतलब कंपेयर करोगे तो n की पावर कितना मिल जाएगा, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, यानी जो 10th टर्म है उनका सम, शुरुआत के 10th टर्म का सम इतना होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो चाहो तो। क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 8वां एग्जाम्पल, आगे बात करते हैं 9वें की। देखो अब देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स है, इतना दिया गया है एंड देयर प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं कहानी में प्रोडक्ट भी आ गया, मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर प्रोडक्ट दिया गया है 3 टर्म्स का तो उनको आप कैसे एज्यूम करोगे। ठीक है ना, सब बताया था, तो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। पहले अच्छे से पढ़ता हूँ। बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशो एंड देयर टर्म्स। तो हम लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैंने क्या कहा, अब फर्स्ट टर्म को आप ए मत मानो, बल्कि ए मानो आप सेकेंड टर्म को, तो थर्ड टर्म हो जाएगा ए इंटू आर, ये हो जाएगा ए बाई आर। इस तरह से मानने को आता है अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट आपको पता है। समझ में आ गया, इतना है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है ये, और कॉमन रेशो कितना है, देखो कॉमन रेशो आर ही है, क्योंकि आर का ही गैप आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट से शुरुआत करना। प्रोडक्ट कितना दिया गया है सर, सम को छोड़ दो भाई, प्रोडक्ट कितना दिया गया है -1, प्रोडक्ट इज -1। प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ए बाई आर इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू -1 हो तो ए का मान भी कितना आता है, ए की वैल्यू भी कितनी आती है -1 आती है। ए पता लग गया सर आपको,
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इनका सम अपने को दिया गया है, सम कितना दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 13/12। तो यहाँ पे लिखो ना यार 13/12, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? चलो आगे बात करते हैं। सम मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, जबकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए नहीं A/R है, सेकंड टर्म क्या ए है, थर्ड टर्म क्या AR है, बराबर कितना है 13/12। अच्छा ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू है -1, तो जगह -1/R प्लस में ए यानी कि -1, माइनस में AR, ए की वैल्यू -1 रख दिया, बराबर आ गया 13/12। अब ज़रा अच्छे से करें तो ये कितना हो जाएगा, -1 -R स्क्वायर डिवाइड बाई R हो जाएगा, डिवाइड बाई R उधर गया तो 13R हो गया, और 12 को इधर गुणा में ले आए, यही बनेगा ना, ठीक है। इन सब के नीचे करोगे तो R आ जाएगा, नीचे वाला R उधर भेज दो यार, पहले R को इधर गुणा कर दिया, R एकम R स्क्वायर, ये दोनों माइनस के, ठीक है, तीनों माइनस के जाएंगे, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 12 को गुणा करो अंदर, ठीक है, R स्क्वायर रेट हम पहले लिख रहा हूँ, 12 इंटू में R स्क्वायर माइनस 12R स्क्वायर, फिर हो जाएगा -12R, ये हो जाएगा -12, और वो 13R उठा के इधर ले आओ, ठीक है, 13R आ जाएगा माइनस में, बराबर बचेगा 0। तो इसको अच्छे से लिखे ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि R स्क्वायर रेट हम पॉजिटिव बन सके, तो हो जाएगा 12R स्क्वायर -12R माइनस 13R, माइनस का 25R तो प्लस का 25R, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और -12 बन जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो ना यार, आपके पास देखो क्या है, आपके पास है 12R स्क्वायर प्लस में 25R प्लस में 12 इक्वल टू 0, है ना, गुणा करके 144 जोड़ के 25, 16 में 16 और 9, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 12R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12। ये तो आपको करना आता होगा यार, इन दोनों में से 4 कॉमन लोगे और R कॉमन लोगे, तो 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। तो यहाँ से देखो R की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, R की वैल्यू आएंगी या तो -4/3, या फिर R की वैल्यू आएगी -3/4, ठीक है ना। R की 2 वैल्यूज आएंगी, या तो -4/3 या -3/4। हमसे पूछा क्या वैसे, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो कॉमन रेशियो पता लगे ना, 2 केस बनेंगे, एक केस तो ये हो जाएगा, दूसरा केस ये हो जाएगा। A की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, A की वैल्यू -1 है भाई, A की वैल्यू इस केस के लिए भी -1 है, A की वैल्यू यहाँ पर भी -1 है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी इस केस में, इस केस में टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो पहली टर्म क्या है, याद रहे, पहली टर्म A1 A/R है, पहली टर्म जो A1 है वो असलियत में A नहीं है, A/R है, तो A कितना आ रहा है -1 डिवाइड बाई R, -1 डिवाइड बाई दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, डिवाइड बाई R आएगा, इसको उलट दोगे 3/4, ये हो जाएगा। सेकंड टर्म A है, यानी कि सेकंड टर्म कितना हो जाएगा -1। थर्ड टर्म क्या है सर, थर्ड टर्म है A इंटू आर, थर्ड टर्म है A इंटू आर, तो A इंटू आर कर दो, A इंटू आर, A की वैल्यू कितनी है -1, R ये यानी 4/3 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म इस केस में है ना, इस केस में फर्स्ट टर्म 3/4, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म इतना, और अगर इस केस में आओगे तब टर्म्स बदल जाएंगी सर, आप कैलकुलेट कर लेना, इसको उलट दो यार, इसमें पहली टर्म आप कैलकुलेट करना 4/3 आएगी, दूसरी टर्म -1 आएगी, तीसरी टर्म 3/4 आएगी, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेट कर लेना, बस कैलकुलेट करते हुए याद रखना, A1 की वैल्यू ये रखनी है, A2 की वैल्यू ये रखनी है, A3 की वैल्यू ये रखनी है। इस केस में जब आप लोगे तो R ये लोगे A वाला, इस केस में R ये वाला आएगा, A ये वाला आएगा, 2 केस बनेंगे अलग अलग। अब जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। क्या दिख नहीं रहा क्या, इधर कर दो थोड़ा, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी फेमस क्वेश्चन, देखो इसका सॉल्यूशन भी बड़ा आसान सा है, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इवन IIT JEE मेंस में भी इस बेस पे है ना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस दिस, यानी मुझे SN निकालना है, SN निकालना है, क्या क्या है मेरे पास 7, एक समझ जाओगे इस तरह का कुछ भी आ जाए
भाई क्वेश्चन में 7 7 देंगे, नहीं तो 8 8 देंगे, नहीं तो 9 9 देंगे, नहीं तो 6 6 देंगे, नहीं तो 5 5 देंगे, सब एक जैसा पैटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 7 7 इस तरह से जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? अप टू n टर्म्स तक। कहाँ तक जा रहा है? अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखो यार, यहाँ से क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले 7 कॉमन ले लो, जो भी है वो कॉमन ले लो। 7 कॉमन ले लो, 7 बन जा 7, इसमें से लोगे 11 इंटू 7 77 होता है। यहाँ पे 3 बार 1 1 1 बच जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है आपको? ऐसे करते करते जाना है आपको अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या करना होता है? अब आपको ध्यान देना, अब आपको 9 से डिवाइड करना होता है, 9 से ही मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 7/9 तो ऐसे रहने देना, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 99। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देखोगे जीपी नहीं है ना। 77 को 7 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 11 नहीं आएगा। तो मतलब जीपी ही नहीं है, कॉमन रेशो हर जगह कॉमन ही नहीं है, मतलब रेशो हर जगह कॉमन ही नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये इस तरह से फिर से कहाँ तक चला गया? अप टू n टर्म्स। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट जीपी नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जीपी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कई टाइप्स के होते हैं, बट आपके सिलेबस में भी एक ही है, और भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो करा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना आया? 7/9। अब इस 9 को ना 10 में कन्वर्ट करो, यानी 10 - 1, या फिर 10 की पावर में सबको लिखो, तो 100 - 1 99 होता है। 100 को आप 10 की पावर 2 - 1 लिख सकते हो। हाँ, 999 को आप 1000 - 1, 1000 मतलब 10 की पावर 3 - 1 लिख सकते हो। हाँ, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? फिर से ये जाएगा अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गया क्या? ठीक है ना। अब जरा देखना, 7/9 अपनी जगह, यहाँ पे 10 वाली चीज़ें अलग कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करो, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का क्यूब है। ऐसे करते करते देखो टोटल n टर्म्स हैं, तो एंड में 10 की पावर n रहा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -1 -1 कितनी बार है? n बार है। भाई देखो ना, यहाँ पर भी -1, मैं इसको अलग ही लिख के दिखाई देता हूँ पहले, फिर अगला स्टेप लिखूँगा। देखो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से भी -1 में से माइनस कॉमन ले तो 1, ये 1, ये 1। ठीक है, इस तरह से कितनी बार है सर? n टाइम्स है, या अप टू n टर्म्स कह सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो कि ध्यान से देखना कि ये तो जीपी बन गई है सर, ये जीपी बन गई है जहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशो भी 10 ही है, तो कम से कम इतने में तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है जीपी वाला, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये जो पीला वाला पोर्शन है समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको। ठीक है, 7/9। देखो अब जीपी का सम क्या होता है? a r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1। अब यहाँ पे जो r है वो 1 से बड़ा है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ ताकि माइनस क्रिएट ना हो, लगा दूसरा वाला भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये जो 1 1 1 1 1 है n टाइम्स, उसको जोड़ोगे तो n ही आ जाएगा। भाई 1 को एक बार जोड़ा 1 ही आया, 2 बार जोड़ा 2 हो गया, 3 बार जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 4 बार जोड़ोगे 4 हो जाएगा। जितनी बार जोड़ोगे उतना होगा, मतलब n बार जोड़ोगे n हो जाएगा, और बाहर माइनस है, -n आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7/9। a की वैल्यू 10 है, r कितना है? 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाई r की वैल्यू 10 है, 10 देखो ना, 10 - 1 यानी 9, और -n, ये हो गया Sn की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बाकी के भी हैं जो भी कराए थे, बट ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, अपने दिमाग में फीड कर लेना कि भाई इसका प्रोसीजर जो है ना, एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो इसको रटने वटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फिर इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 2 पेरेंट्स हैं, सबके पास 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट्स हैं,
4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो ये एक जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है। कह रहा है अगर एन की वैल्यू 10 ले लो, यानी 10 जनरेशन तक कुल मिला के इसके पास कितने पूर्वज रहे, तो ठीक है, यानी कि 10 जनरेशन तक टोटल कितने पूर्वज रहे, तो हम क्या बोलेंगे, S10 निकालना है यार अपने को। S10 क्या होता है, ए आर की पावर, देखो SN पहले निकाल लो, आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। अब ए की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। आर कितना है, आर यहाँ पे देखो, आर निकाल लेते हैं, 4/2, यानी कि ये भी 2 ही आ गया। तो आर की वैल्यू 2 आ गया, एन की वैल्यू है 10-1 डिवाइड बाई r-1, यानी कि 2-1। ठीक है, अब देखो यार, दो में से एक गया तो एक ही बचा है ना, यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, और 2 की पावर 10 अभी हमने देख लिया 1024 होता है, माइनस में 1, तो कितना बचेगा, 2 गुणा में 1023, और 1023 का डबल होता है 2046। क्लियर हो गया इतना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या करता है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। देखो यार, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर आप तरीके से करो तो। देखो एक नंबर है 1, दूसरा है 256। अब इन्होंने क्या बोला कि इनके बीच में आप 3 नंबर, है ना, 3 नंबर इंसर्ट कर दो। 3 नंबर मतलब देखो यहाँ पे एक पहला नंबर, एक है दूसरा नंबर, और एक है तीसरा नंबर, इनके बीच में इस तरह से इंसर्ट करो कि ये वाली जो आपको, ठीक है ना, रिजल्ट दिख रहा है सीक्वेंस का, ये एक जीपी हो। तो मान लेते हैं यार कि ये नंबर हमने x एंटर किया, ये y एंटर किया, ये z एंटर किया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेट x, y एंड z आर इंसर्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने x, y, z इंसर्ट किया है तो x कौन सी टर्म है, अगर जीपी सिर्फ इतना ही लूँ, x कौन सी टर्म है, सेकंड, y कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, z कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और आपको क्या पता है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, और आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये कौन सी टर्म बन जाएगी, पांचवी। तो बस यार इतना करना है आपको। A5 कितनी है, 256, और A5 क्या होगा, AR की पावर 4 बराबर कितना आएगा, 256। अब A की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू में R की पावर 4, 256। 256 क्या होता है सर, 256 जो है, अभी हमने 2 के, मैंने कहा था ना 2 का तो याद कर लेना, बहुत कम आता है। तो 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी फिर 2 की पावर 8 होता है सर ये। लेकिन यहाँ तो 4 है, तो एक काम करो ना, R की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 कर दो, ताकि एक जैसा बना सके पावर। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, R की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 4, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 3 6 2 8, ठीक है, 2 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पे इवन होती है ना, इवन रूट ऑफ लेते हो तो प्लस माइनस के साथ आता है, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो R की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो मतलब अगर R की वैल्यू, 2 केस बनेंगे भाई फिर, है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे 4, R इक्वल टू +4, या फिर एक दूसरा केस बनेगा 4, R की वैल्यू -4। अब फिर से अगर ये ना आ रहा हो तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यार, A तो फिक्स है सर, A तो फिक्स है, 1 ही है, ठीक है। तो इस केस में भी A1 है, इस केस में भी A1 है, ठीक है। हमसे बोला गया था भाई जो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं वो बता दो। तो नंबर x क्या था, A2, है ना। तो जो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं यानी कि x, वो असलियत में क्या है, A2 है। A2 मतलब, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। हम जो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं x, वो क्या है, वो है A2। A2 मतलब A इंटू आर। अब यार A तो 1 है, तो 1 इंटू में R कितना है यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर यार ये 4 है तो 1 का 4 गुना तो 4 हुआ, R की वैल्यू 4 है ना, 4 4 गुना करते जाओ, यानी कि y क्या हो जाएगा, इसका भी 4 गुना, x का 4 गुना, क्योंकि R 4 है।
तो अगर ये 4 है तो 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा भाई, जो ये वाई था इसका भी 4 गुना, ये 16 है तो 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा। अगला देख लो 64 का 4 गुना 256, बहुत सिंपल है। ऐसे यहाँ पे अगर -4 लेते हो तो यहाँ पे इस केस में x क्या हो जाएगा, इस केस में x फिर से वही सेकंड टर्म यानी कि a इंटू आर। अब a की वैल्यू तो 1 है लेकिन r की वैल्यू -4 है तो यह -4 आ जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, अब देखो -4 है r, यानी -4 टाइम्स करते जाओ भाई, इसका -4 टाइम किया x मिल गया, इसका भी -4 टाइम कर दोगे यानी -4 का -4 टाइम्स 16, जेड इसका भी -4 टाइम यानी कि 16 चौके 64 लेकिन -64, ये आ गया। ठीक है, तो चाहे आप ये इंसर्ट करो चाहे आप वो इंसर्ट करो, सेम चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, अगला देखो, इसमें कह रहा है AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B आर 10 एंड 8। तो जाहिर सी बात है यार, जो अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना, उसे हम दो नंबर्स A और B के बीच में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस B डिवाइड बाई 2। ये क्या चीज़ है असलियत में, ये अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और ये कितना दिया गया, ये 10 दिया गया है। और इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है ना, A और B के बीच का, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार रुक जाओ, इसको मिटा दो पहले, अच्छे से लिख दो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं √AB से। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8। ठीक है, यानी अर्थमेटिक मीन इतना दिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन इतना दिया गया है। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम A प्लस B की वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, बिल्कुल। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो AB की वैल्यू 64 मिल जाएगी, बिल्कुल। इसको इक्वेशन 2 बोल के छोड़ दो। अब देखो, अब आपको A माइनस बी अगर मिल जाए तो A प्लस बी पता है, A माइनस बी मिल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। तो A माइनस बी कैसे निकाल सकते हो, देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई A माइनस बी है अपने पास, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकालना हो, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। आप बोलोगे यार ये 2AB को दूर क्यों लिख रहे हो, जानबूझ के लिखा है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर 2AB ऐड कर रहा हूँ और 2AB सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आप डायरेक्ट भी नीचे वाली चीज़ लिख सकते हो जो मैं इस लाइन में लिखने जा रहा हूँ, बट जिसको याद नहीं हो ऐसे बना सकता है इस फॉर्मूले को। तो ये देखो, ये हो गया, ठीक है ना, इतना A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये जो हो गया, ये हो गया माइनस का 4AB। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो, A माइनस बी का स्क्वायर A प्लस बी के स्क्वायर में ये रिलेशन रहता है। ठीक है, अब A माइनस बी तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन A प्लस बी पता है। A प्लस बी कितना है, 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A इंटू बी, A इंटू बी पता है मुझे 64। तो यहाँ से हो गया 400 माइनस में 256, 64 को 4 से गुणा करते हो 256, 6 4 24, 4 चौक 16, ठीक है, 256 54 नहीं, ठीक है। तो यहाँ से घटा के बच गया 144 और यहाँ पे बच गया A माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से A माइनस बी की वैल्यू निकालूँ यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो उधर प्लस माइनस 12 आएगा, क्योंकि भाई ये 144 का अंडर रूट लोगे, यानी दो केस बन जाते हैं। केस 1 A माइनस बी प्लस 12 है ना, एंड या तो ये हो सकता है या तो और A माइनस बी इक्वल टू -12, ये हो सकता है। दो केस बनेंगे सर, दो केस सॉल्व कर लो ना। ठीक है, A प्लस बी तो 20 है, यानी कि यहाँ पे A प्लस बी कितना 20 है, यहाँ पर भी वही चलेगा, A प्लस बी कितना है 20 है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, A प्लस बी 20, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस बी क्या, 2A बराबर 32, यानी कि A की वैल्यू 16 है। अगर A 16 है तो हमें पता है कि भाई A प्लस बी 20 है, A प्लस बी 20 है, A की वैल्यू 16 रखोगे, B की वैल्यू 16 माइनस में जाएगा यानी 4 बचेगा। ठीक है, तो यानी इस केस में A अगर 16 आ रहा है तो B कितना आएगा, 4 आएगा। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से देख लो 2A बराबर
8 आएगा, ए बराबर 4 आएगा। ए अगर 4 है तो बी क्या होगा भाई, ए प्लस बी की वैल्यू देख लो 20 है। ए की वैल्यू 4 रखोगे, बी की वैल्यू 16 हो जाएगी। यानी अगर ए की वैल्यू 4 रखते हो तो बी की वैल्यू 16 आएगी। यानी कि दो आंसर होंगे, ए 16 है तो बी 4 होगा, ए 4 है तो बी 16 होगा। ये हो गया, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल, जो कि नई वाली एनसीईआरटी में एक ही है इसकी। देखो ये जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक अलग वीडियो में बना रखा है। अब यार मैं वो मेहनत ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हाईलाइट करके अलग अलग कलर से मैंने शो किया हुआ है। तो ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, इसलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक स्टडी प्लस नाम का ही चैनल है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।